हेलो दोस्तों, तो आज फिर आपका जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक यकृत यानी लीवर के बारे में। यकृत यानी लीवर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम आज यकृत को हम लोग लीवर, जिगर, ये सब जिगर उर्दू में बोला जाता है। इसको यकृत को जिगर उर्दू में बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लीवर का अध्ययन आपका हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत यानी लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत कोशिका का नाम हेपेटिक कोशिका, यानी मतलब यकृत कोशिका जो बना होता है वो हेपेटिक कोशिका से बना होता है। यकृत कोशिका किससे बना होता है, हेपेटिक कोशिकाओं से बना होता है। तो देखेंगे हेपेटिक कोशिका के पास सबसे ज़्यादा जो हेपेटिक कोशिका होती है जिससे लीवर बना होता है, और उसके पास सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। किसके पास, जिगर के पास। किसके पास, जिगर के पास। तो देखते हैं ना, दिल जिगर दोनों घायल हुए, दिल जिगर दोनों घायल हुए। ये सब लड़का लड़की का अपना लव स्टोरी होता है। क्या होता है, नहीं बोलता है मेरा जिगर का टुकड़ा, अरे टोपा, मतलब प्यार मोहब्बत होता है हाइपोथैलेमस में। तो जिगर को उठा के सब ले आता है। लेकिन आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग का जिगर थोड़ा मजबूत होता है, मतलब मजबूत होता है। ठीक, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देख लीजिए अभी हम लोग यकृत का अध्ययन क्या कहला है आपका, हिपैटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी। यकृत यानी लीवर जो मतलब पूछेगा कि किस कोशिका से बनी होती है, तो हेपेटिक कोशिका से। किस कोशिका से, हेपेटिक कोशिका से बनी होती है, जिसके पास पुनर्निर्माण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पुनर्निर्माण ना बहुत ज़्यादा करता है। मतलब जैसे कि अगर यकृत को, जैसे यकृत हमारा ऐसे होता है, इसको अगर काट भी दीजिएगा ना तो फिर भी यह मतलब पुनर्निर्माण थोड़ा जल्दी कर लेता है। तो ये ना जो पुनर्निर्माण की ये पता कैसे चला, तो हमारे मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको मूसा पर प्रयोग किया था। किस पर, मूसा। किस पर, मूसा माउस, मूसा नहीं होता, मूसा मुसरी, उस सब पर इसी पे प्रयोग किए थे कि पुनर्निर्माण करने की क्षमता। तो देखेंगे सबसे पहले जो यकृत होता है ना, वो हमारे शरीर में मतलब लेफ्ट साइड ना 30 से 40% होता है। लेफ्ट साइड कितना होता है, 30 से 40% होता है, और राइट साइड मतलब 7% होता है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लीवर का, इस तक पूछता नहीं है, लेकिन मतलब आपको जानने के लिए कि सबसे ज़्यादा भाग होता है हमारे दाहिने साइड में और कम भाग होता है बाएं साइड में। तो उसमें क्या होता है आपका पुनर्निर्माण करने की क्षमता मतलब ज़्यादा होता है। तो ये किस पे देखा गया था, तो एक वैज्ञानिक थे जो मतलब मूसा पे प्रयोग किए थे। तो जब मूसा के, आदमी को तो काट नहीं सकता है, मूसा के काट के देखा यकृत यानी लीवर, तो उसे जब काटा ना, तो उसमें जब कितना काटा गया, उसको मतलब 70% तक 70% काटा गया। तो काटने के बाद क्या हुआ, 2 सप्ताह यानी कितना दिन, 2 सप्ताह लगा उसे पुनर्निर्माण होने में। कितना दिन लगा, 2 सप्ताह लगा उसको पुनर्निर्माण में। मतलब हम तेज़ी से पुनर्निर्माण हो रहा था। जैसे हम लोग दूध दही देखते हैं, तो दूध में देखते हैं थोड़ा सा जोड़न डाल देते हैं, तो सुबेरे होते होते दही जम के रेडी। अब तो बहुत सारा केमिकल आ गया है, तुरंत मतलब जम जाता है। लेकिन जो होता था कि मतलब थोड़ा सा उसमें दूध में थोड़ा हल्का सा भी जोड़न डालिएगा ना, तो दही बन के रेडी हो जाता था। वैसा ही देखा गया कि जब यकृत कोशिका को काटा गया, तो उसमें ना मतलब मूसा में जब काटा गया, तो उस 2 वीक के रेंज में मतलब वो फिर से बन के रेडी हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा हेपेटिक कोशिका में पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। जो हेपेटिक कोशिका कहाँ होती है, हमारे लीवर, यकृत, जिगर का टुकड़ा में। ठीक, तो जिगर का टुकड़ा को प्यार मोहब्बत का टुकड़ा नहीं समझना है, वो लीवर होता है, वो खराब उराब नहीं होता है, ठीक ठाक रहता है। हो जाता है कभी कभी गड़बड़ी में, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछेगा आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका हो जाएगा यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसका रंग। पूछेगा कि कैसा होता है, तो लाल भूरा। कैसा होता है, लाल भूरा। रेडियस ब्राउन। कैसा होता है, रेडियस ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा होता है। अब देखेंगे यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ा तथा सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है कौन, यकृत, लीवर और जिगर। ठीक, लेकिन वही आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बाहरी अंग कौन है, जो सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा आपका त्वचा। ये त्वचा देखने में लगता है कि छोटा मोटा, लेकिन पूरा अगर चमड़ा छील लीजिएगा ऊपर से नीचे तो इतना सा नहीं, इतना बन जाएगा। और यकृत तो हमारे पेट में कितना को, इतना को होगा, लगभग 1.5 kg का होता है। कितना का होता है, 1.5 kg का होता है।
देखिए यकृत का वजन 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। अब ऐसा नहीं पूछेगा कि मैम बच्चा में कितना होता है, इसमें कितना होता है। सब में बाबू एवरेज होता है। कितना होता है? सब में एवरेज होता है। जैसे कि मतलब हम लोग हुए, बच्चा हुए, कुछ मतलब महिला हुई, पुरुष हुए, और खल्ली सुनते हैं जो पूरा एकदम हाथी चौक जैसा एकदम पूरा मोटा है, उसमें तो और बड़ा होगा। तो इसका मतलब एवरेज नहीं, बच्चा का तुलना उससे नहीं कीजिए। एवरेज होता है 1.5 kg होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। इसमें कौन सेल पाया जाता है? हेपेटिक सेल पाया जाता है, जो ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता रखता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे यकृत यानी लीवर, इसका कार्य देखेंगे कि मतलब इसका क्या क्या कार्य है। तो देखेंगे यूरिया का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? यूरिया का निर्माण करना। हमारे यकृत की मतलब काम क्या है कि यूरिया का निर्माण करना। जो अमोनिया होता है ना, बहुत खतरनाक गैस होती, मतलब बहुत खतरनाक होता है, मतलब बहुत खतरनाक होता है। उसको यूरिया में कन्वर्ट यकृत करता है। कौन करता है? मतलब यूरिया में कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को। अब वसा का संग्रहण करना, यह वसा का संग्रहण भी करता है। वसा यानी फैट, वसा यानी फैट, इसका भी संग्रहण करता है और यूरिया का भी निर्माण करता है। और ये तो मोस्ट पीत रस का निर्माण करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीत पूछेगा आपसे कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में ही होता है। कहाँ होता है? यूरिया में ही होता है। लेकिन पता है लीवर के जस्ट नीचे होता है। ये जो हम लोग का ऐसे साइज का जो लीवर बनता है जस्ट इसके नीचे होता है। पीत रंग कहाँ होता है? जस्ट उसके नीचे होता है। ठीक, तो पीत रस हम लोग कैसे देखते हैं? देखते हैं मुर्गा उर्गा जब आता है तो मुर्गा जब कटाते हुए देखिएगा, मुर्गा, खस्सी, बकरी, चिकन, मटन सब वही, उसमें देखिएगा हरा रंग का होगा, छोटा सा यहाँ पे हरा रंग का होता है। अगर तनको सानी फट गया ना, तो तनको सानी मतलब छोटा भी अगर टूट, मतलब हल्का भी उसका अगर टूट गया और थोड़ा सा भी निकल गया तो पूरा मुर्गा को नाश कर देता है। मतलब तीता तीता लगने लगता है, उसका स्वाद करवा जैसा, पूरा मुर्गा खराब हो जाता है। और ये कोई ना परमा मतलब यकृत, ये जो है सो मतलब पीत मतलब है, लेकिन ये नॉर्मल मतलब डिवाइस है एक तरह का, मानिए तो इसको। मतलब जैसे कि देखिए आपके घर में एक मोटर होता है और दूसरा टंकी होता है। अगर टंकी आपका टूट गया, फूट गया, फिर भी आपका मोटर से काम चलेगा। तो इसका मतलब क्या समझिए आप? पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। तो यकृत आपका क्या हो गया? मोटर हो गया। यकृत में निर्माण होता है तो यकृत क्या हो जाएगा? आपका मोटर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि पीत पूछेगा आपसे कि जमा कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लेडर में। पूछेगा कि पित्त जमा कहाँ रहता है, तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में, जो यकृत के नीचे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पित्ताशय हो जाएगा आपका टंकी। अगर टंकी आपका 2 दिन के लिए फूट भी गया, फिर भी आप मोटर से काम चला लीजिएगा। तो देखते हैं कभी कभी किसी का ऑपरेशन होता है, मतलब जो ऑपरेशन होता है, पथरी उथरी जम जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की, तो उस समय ना क्या किया जाता है? पूरा गॉल ब्लेडर को काट के हटा दिया जाता है। तब पूछेगा आप कि मैम बताइए अगर हम पित्ताशय को कटवा के हटा देंगे तो इससे क्या नुकसान होगा। तो देखिए नुकसान तो अगर किसी भी चीज़ मतलब रहे या ना रहे, अगर थोड़ा सा बोला जाता है ना कि मतलब थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा तो तंका ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ी होता नहीं है, बट होता है ना, जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं, मुंह से खाना खाएं, ग्रास नली से होते हुए हमारा भोजन कहाँ आया? अमाशय में आया। अमाशय में आया और जस्ट भोजन अभी अमाशय तक रुका हुआ है। लेकिन अमाशय के जैसे डुडेनम वाला भाग में आता है ना, छोटी आंत के डुडेनम भाग में आता है, तो यकृत से ना जो पित्त बन के पित्ताशय में जमा रहता है, वहाँ तक तो भोजन हम लिए जाता है। लेकिन अब इसको चाहिए क्या? क्षारीय वाला भोजन। तो उस समय पित्त मतलब जब भोजन आएगा तो यकृत बोलेगा, मतलब वहाँ से बोलेगा कि अब बताइए पित्त दो, डुडेनम वाला भाग बोलेगा कि पित्त दो। जब भोजन जाएगा तब पित्त छोड़ेगा, जब पित्ताशय रहेगा तो। लेकिन अगर नहीं रहेगा पित्ताशय तो क्या होता है? क्या दिन भर आप खाते रहिए, खाइए चाहे नहीं, थोड़ा पित्त जाते रहता है, तो मतलब थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यही लिए मतलब शरीर का सभी अंग इम्पोर्टेंट ही होता है। यह ताप को नियंत्रित करता है। पूछेगा कि क्या यकृत ताप को नियंत्रित करता है या नहीं करता है? तो यकृत भी ताप का नियंत्रण करता है, वसा का संग्रहण करता है, यूरिया का निर्माण करता है, पित्त का भी निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग चाहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। ग्लूकोज के यकृत में अगर चाहे आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि बताइए तो मैम अगर यकृत नहीं काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? अगर आपके शरीर में यकृत यानी लीवर यानी जिगर का टुकड़ा अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग क्या खाते हैं? अंडा खाए, सेब खाए, मिठाई खाए, रसगुल्ला खाए, सब कुछ खाए, तो हमको तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिला, बहुत ग्लूकोज मिला। लेकिन वही ग्लूकोज अच्छा 100% मिला तो 100% थोड़ी हम खत्म कर देते हैं, 100% तो पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन होगा ना कि अब जो बचा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो वही स्टोर कहाँ होता है? देखिए ग्लूकोज की अधिकता, जो ग्लूकोज
आपके शरीर में जितना चाहिए उतना आप ले लीजिए, तो उसकी जो अधिकता बचेगा ना, इंसुलिन होता है, इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है, ये ग्लूकोज की जब अधिक हो जाता है तो इंसुलिन नामक हार्मोन ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजेन में। ये जो इंसुलिन नामक होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजेन में। और ग्लाइकोजेन में भी ज़्यादा हो गया, जिस दिन अच्छा खासा गए पार्टी में, मतलब पार्टी होता नहीं है, थोड़ा अच्छा खासा पार्टी में चल गया तो खूब मिठाई पनीर ये सब खूब खाइएगा, खूब खाएं। खूब खाने के बाद क्या हो गया? आपका ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा कहाँ होगा? वही ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजेन में भी ज़्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हार्ट अटैक, लीवर अटैक नहीं, हार्ट अटैक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? हार्ट अटैक के बीमारी हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग पीत रस का निर्माण, मतलब जो पीत रस का निर्माण होता है, जो पिगमेंट बनता है वो कितने पार्ट में बनता है? तो अभी हम लोग पढ़े क्या कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन पित्त जमा कहाँ रहता है, यानी बाइल कहाँ मतलब जमा रहता है? तो गॉल ब्लेडर में। कहाँ रहता है? गॉल ब्लेडर में जमा रहता है। तभी हम लोग देखेंगे पीत रस का निर्माण। तो पिगमेंट होता है, दो तरह का होता है, एक होता है बिलिबडिन और दूसरा क्या होता है? बिलिरुबिन। क्या होता है? एक बिलिबडिन और दूसरा बिलिरुबिन। तो बिलिबडिन जो होता है वो कौन सा कलर देता है? हरा रंग। कौन सा कलर देता है? हरा रंग। तभी जस्ट हम लोग एग्जाम्पल में क्या पढ़े हैं कि मुर्गा के जो देखते हैं यकृत के नीचे एक हरा कलर का रहता है, मुर्गा चिकन मटन सब में वो हरा कलर का रहता है, वही होता है। जो हरा कलर का होता है ना, वही देखिए पीत रस यानी वाली ग्रीन यानी हरा कलर देता है। पूछेगा आपसे कि बिलिबडिन कौन सा कलर देता है? तो आपका हरा कलर देता है। आपसे पूछिए अगर कि देखिए बिलिरुबिन कौन सा कलर देता है? तो येलो यानी पीला। जो प्लाज्मा का होता है, ब्लड प्लाज्मा, मतलब ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसका कलर आपसे पूछे तो हल्का पीला होता है। किस मतलब कैसा होता है? हल्का पीला। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछे ना कि लैट्रिन में होता है, जो लैट्रिन का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। पूछिए आपसे कि मतलब लैट्रिन का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण। और वही आपसे पूछ दे कि मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का किसके कारण? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछा है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और पूछे आपसे लैट्रिन का कलर किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बिलिबडिन से हरा रंग जो कि पीत का कलर देता है, और बिलिबडिन जो कि येलो होता है, पीला नहीं रक्त प्लाज्मा का भी देता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका यकृत का फिगर है, यकृत है। देखेंगे ब्लड, ब्लड यानी रक्त, ये सब जो भी पढ़ रहे हैं ना यकृत में, ये सब कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। जिस तरह हम लोग पढ़े हैं कि पित्त बनता कहाँ है? तो यकृत में। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो उसी तरह भी हम लोग देखेंगे ये जो ब्लड का पार्ट है, फाइब्रिनोजेन, हिपैरिन और एल्बुमिन, फाइब्रोजेन, हिपैरिन और एल्बुमिन, यह भी है जो कि बनता है यकृत में। ये सब ब्लड का पार्ट है, यकृत में बनता है। लेकिन यकृत ब्लड में इसको छोड़ देता है, मतलब ब्लड में छोड़ देता है कि जो इसका काम है ब्लड में अपना करते रहे। ये जब हम इसका डिफिनीशन मतलब डीपली हम जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे फाइब्रिनोजेन, ये जो होता है पूछेगा कि फाइब्रिनोजेन बनता कहाँ है? तो यकृत में। हिपैरिन कहाँ बनता है? यकृत में। एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ बनता है? तो भी बनता है आपका यकृत में। तो देखिए फाइब्रिनोजेन होता है ना, जो रक्त को मतलब क्लोटिंग करने का काम करता है, क्लोटिंग यानी जमाने का काम करता है। पूछेगा कि रक्त को जमाने में कौन सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजेन। कौन होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। लेकिन देखिए आप पूछिए आपसे हिपैरिन जो कि अंदर एंटी क्लोटिंग का काम करता है, मतलब रक्त को जमने नहीं देता है। कहाँ? मतलब शरीर के अंदर। अगर शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा तो वहाँ काम खत्म, इंसान का तो काम खत्म हो जाएगा। तो और रक्त के अंदर जमने नहीं देता है, तो नहीं जमने देता है। तो काहे नहीं जमने देता है? अगर जमने दे देगा तो पूरा सिस्टम में मतलब पूरा सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए पूछेगा कि शरीर के बाहर अगर कहीं आपका कट गया, अगर कट गया, अगर खूनवा निकलते रह गया तो हो गया काम तमाम। इसीलिए वहाँ देखिए दोनों से बनाए हुए हैं, भगवान बहुत सोच समझ के बनाए हैं। कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे पता नहीं, देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। फाइब्रिनोजेन निकलेगा अगर शरीर से बाहर तो हमारा बती ब्लड जम जाएगा। आप फाइब्रिन अंदर रहेगा तो हिपैरिन होगा, जमने नहीं देगा, हिलते रहेगा। हिपैरिन शरीर के अंदर ब्लड के अंदर हिलने देता है और बाहर फाइब्रिनोजेन मतलब वहाँ पे जमा देता है।
अब होता है एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये भी रक्त में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये क्या करता है, जो रक्त यानी ब्लड फ्लो का काम होता है ना, ब्लड फ्लो मतलब समझ रहे ना, मतलब ब्लड का हिलना डुलना, इस पास से उस पास जाना आना, तो ब्लड फ्लो में होता है ना, ये ब्लड फ्लो को नियंत्रित करता है। तो ब्लड फ्लो देखिए, आप देखे होंगे नाली, जो नाली होता है मतलब नाला होता है, तो नाला में देखे होंगे अगर कम स्पीड से पानी जा रहा है ना, तो उसमें जो मोटा मोटा कण होगा, गिट्टी बालू, वो सब नीचे रह जाता है, मतलब नियंत्रित नहीं करता। लेकिन जब वही प्रेशर में जाता है तो मतलब कुछ मतलब हिस्सा में मोटा मोटा सब उसी में चला जाता है। तो लेकिन जो ब्लड फ्लो, अगर एल्ब्यूमिन नहीं रहा तो पता है क्या होगा, जो प्रोटीन होता है, खनिज होता है, खनिज में कैल्शियम, ये क्या कहता है आपका लोहा, आयरन, ये सब जो होता है, ये सब तो नीचे धंस जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ब्लड मतलब फ्लो का काम करेगा तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है, जो कि सबको नियंत्रित करता है, मतलब सब जगह फ्लो अच्छे से फ्लो हो, कहीं कोई बैठे उठे नहीं। देखिए ब्लड फ्लो का काम करता है। हाँ, आपसे पूछेगा कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन अंडा में, आपसे पूछे कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो देखिए यहाँ शाकाहारी मांसाहारी है, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों अपने जगह पे ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी क्या है, दोनों अपने जगह पे ठीक है। अब बताइए अगर मांसाहारी नहीं रहेगा, मतलब मांसाहारी नहीं रहेगा तो जीव जंतु को खाएगा नहीं, तो खाली जीवे जंतु हो जाएगा, पेड़ पौधा घट जाएगा, पेड़ पौधा फिर घट जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। मतलब इस सबका शेप बना हुआ है, सब अपने अपने जगह पे बेटर है। शाकाहारी भी रहना चाहिए, मांसाहारी भी रहना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है, सर्वाहारी। एहो में से ओहो में से, दोनों में से, इसलिए सबसे अच्छा सर्वाहारी होता है। तो अब देखेंगे हम लोग आगे। हाँ, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडा में पूछेगा आपसे कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दूध में लोहा और विटामिन सी दोनों नहीं पाया जाता है। दूध में पूछिए आपसे लोहा और विटामिन सी, ये भी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंडा में कौन नहीं, तो सी और लोहा और सी जो होता है विटामिन सी, वो दोनों दूध में नहीं पाया जाता है। यही दोनों की वजह से दूध को पूर्ण मतलब अच्छा से पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। यही दोनों की वजह से, नहीं तो दूध पूर्ण आहार में आता, लेकिन लोहा और ये क्या बोलते हैं विटामिन सी की कमी के कारण उसको पूर्ण आहार में नहीं बोला जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग आगे। विटामिन ए डी ई को संचित करता है, जो मतलब यकृत में होता है। तो यकृत में पूछेगा आपसे कि मतलब कौन से विटामिन को संचित करता है, तो विटामिन ए डी ई के, जो किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें होते हैं, वसा में। एक क्वेश्चन है गाय भैंस पानी में, तो गाय भैंस पानी में, तो भैंस हो जाएगा आपका बी सी, जो किसमें होता है, जल यानी वाटर में घुलनशील होता है। और जो बचा आपका ए डी ई के, वो होता है आपका वसा में घुलनशील। तो पूछेगा कि यकृत कौन विटामिन को संचित रखता है, तो ए डी ई के अपने अंदर घुलनशील बना लेता है और उसको संचित रखता है। देखिए लीवर यानी यकृत अमोनिया को यूरिया यानी पेशाब के माध्यम से कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, पेशाब के माध्यम से कन्वर्ट कर देता है। देखिए जहाँ पे अमोनिया देखिएगा ना, अगर आदमी पेशाब करना चालू किया, इसका मतलब दीवार का गिरना फिक्स है। अगर आदमी देखते हैं मतलब स्टेशन बजाते हैं तो देखते हैं कितना बदबू देते रहता है, कितना गंध आता है, मतलब वहाँ अगर पेशाब करना स्टार्ट हुआ अगर दीवार पे, तो उसका गिरना तय है, उसमें छेद हो जाता है। इतना खतरनाक इस ससुरा होता है अमोनिया गैस, इतना खतरनाक होता है। इसको क्या करता है, तो लीवर इस अमोनिया गैस को देखिए कितना सेफ्टी से भगवान बनाए हुए हैं। अगर अमोनिया खतरनाक हुआ तो उसको क्या करेगा यकृत उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में। ये भी तो खतरनाक होबे करता है, बाकी कम खतरनाक होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। आप पूछेगा कि मतलब आपके पेशाब में कितना % यूरिया रहता है, तो 2% यूरिया रहता है। कितना रहता है, 2% यूरिया रहता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। अब देखिएंगे लीवर, आपसे पूछे कि लीवर मतलब मुख्यतः 2 सेल से बना होता है, 2 सेल से बना होता है, एक हेपेटिक सेल और दूसरा कुफर सेल। कौन कौन, एक हेपेटिक सेल और दूसरा कुफर सेल। तो हेपेटिक सेल से लीवर बना होता है, लेकिन कुफर सेल जो होता है वो आपको जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया ये सबको अंदर मारने का काम करता है। मतलब क्या करता है, ये सबको मार देता है। जो कुफर सेल होता है यकृत में, वो जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु ये सबको वहाँ पे कुफर सेल में मार दिया जाता है। और ये जहर के प्रभाव को भी कम कर देता है। कम होगा,
काम नहीं कम है, मतलब जहर के प्रभाव को भी कम कर देता है। तो आप लोग कभी सुने होंगे कि मतलब सबसे पहले यकृत चेक किया जाता है। अगर कोई आदमी जहर खा के मरा है तो सबसे अच्छा मतलब उसको सबसे पहले उसका यकृत चेक किया जाता है कि हाँ कुफर सेल उसका डैमेज अगर हो गया, अरे भाई सोहने लायक ना सहेगा, खाना पीना लायक सहेगा। अब जहरे खा लीजिएगा डायरेक्ट सल्फास तो उसे थोड़ी सहाय होगा उसे। तो कुफर सेल में अगर डैमेज हुआ तो आप समझ जाइए कि आदमी जहर खा के मरा है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर भी शेप बन रहा है तो फांसी से मरा है। किससे मरा है? मतलब फांसी लगा के मरा है, फांसी लगा के मरा है। अगर किसी के सेल में एक गोल शेप बनी, गोल सेल, तो गौ से गोल और गौ से गला दबा की, गौ से गोल और गौ से गला दबा के मरा है। अगर यकृत के कुफर सेल में डॉक्टर जाता है, मतलब डॉक्टर पोस्टमार्टम ये सब होता है तो उसमें जाता है देखने, तो अगर यकृत में अगर उसमें क्या बोलता है आपका कुफर सेल में अगर कुछ गड़बड़ी निकला तो डॉक्टर सीधे रिपोर्ट में लिख देता है कि इस व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है या आपने खुद खा के मारा है। अगर उसका भी शेप बना गला में तो फांसी से, अगर ये गोल शेप बना तो गला दबा के, अगर उसको तलवा नहीं जरा हुआ है, अगर वो मर गया तो समझिए उसको जला के मारा गया है। अगर जरेगा तो भैयोगे सब कहेगा बचाओ बचाओ, बाबू हो दादा हो, सब करेगा। लेकिन जो कूदेगा अपना पैर पे तो शरीर तो उसका जलेगा, लेकिन नीचे वाला तलवा तो नहीं जलेगा, वो तो कूदबे ना करेगा। लेकिन अगर नीचे का तलवा नहीं जला हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल में वो मर के, मतलब उसको मार के फिर जलाया गया है। भाई आप खुद मर गया होगा उसके बाद जलाया होगा, लेकिन अगर उसका तलवा नहीं जला हुआ है ना तो वो उसको जला के मारा गया है, ज़बरदस्ती जला के मारा गया है। ठीक, ये हो गया आपका भी हो जाएगा तो फांसी से, ई हो जाएगा तो इससे। हाँ, अगर देखते हैं कभी कभी पानी में डूब के मरता है तो उसमें ना फेफड़ा नहीं, जो डायफ्राम होता है उसमें देखता है डायटम नाम का शैवाल अगर उसमें मिल गया, मतलब जो डायटम नाम के शैवाल अगर फेफड़ा में मिल गया तो समझ जाइए कि उसको डुबा के मारा गया या डूब के मर गई है या मर गया है। डूब के मर, अगर डायफ्राम मतलब जो होता है ना शैवाल, वो अगर उसको मतलब फेफड़ा में मिला तो उसको डुबा के मारा गया है। भी से बना तो फांसी से, यू से बना तो गोला। लेकिन ये सब आपको हम बताने के लिए कह रहे हैं, ये सब आप लोग ऐसा कुछ काम नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब हम पढ़ाने आए हैं, हमारा सब पुलिस खोजने लगा कि यही में हम पढ़ाई है, कुछ कर लिया। ये सब कुछ नहीं करना है, आप लोग इतना समझदार खुद है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। कुफर सेल तो वहाँ जहर खा के मरता है। आप देखेंगे भ्रूण जो होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो में पूछेगा आपका कि जो ब्लड बनता है, मतलब बच्चा के शरीर में जो मतलब बच्चा होता है, छोटा बच्चा एकदम शिशु, मतलब बहुत नाजुक होता है, तो उस समय उसका ब्लड कहाँ बनता है? उस समय उसका ब्लड कहाँ? तो लीवर में बनता है। कहाँ? जब बच्चा भ्रूण यानी एम्ब्रियो में होता है तो उसका ब्लड कहाँ बनता है? यहाँ यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर यानी यकृत में बनता है। लेकिन जैसे हम लोग हो गए तो हम लोग यानी वयस्क हो गए तो उसका कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? हम लोग का कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। और बच्चा का पूछे आपसे तो लीवर में, और हम लोग का पूछे तो अस्थि मज्जा में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।